नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आपके पास 29। रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। क्वेश्चन के आंसर देने हैं, टेक्स्ट को पढ़ना है। मैक्सवेल शोज दैट द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डिपेंड्स ऑन द परमिबिलिटी एंड परमिटिविटी ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। तो मैक्सवेल ने यह शो किया कि स्पीड जो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वो म्यू नॉट और किस पर डिपेंड करती है, एप्सिलॉन नॉट पर। आपने फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस इज गिवन बाय, देखो यहां पर दे दिया उसने फॉर्मूला, C = 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट। द फैक्ट लेड मैक्सवेल टू प्रेडिक्ट दैट लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये फैक्ट था जिसने ये प्रेडिक्ट करने में मैक्सवेल की हेल्प की कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। द इमरजेंस ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट फ्रॉम प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंसिडरेशन इज द क्रोनिंग अचीवमेंट ऑफ मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो जो इमरजेंस था स्पीड ऑफ लाइट का प्योरली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मानकर, वो बहुत बड़ा अचीवमेंट था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को। उसके बाद द स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन एनी मीडियम ऑफ परमिबिलिटी म्यू एंड परमिटिविटी एप्सिलॉन विल बी। अगर कोई ऐसा मीडियम है जिसकी परमिबिलिटी म्यू हो और परमिटिविटी एप्सिलॉन हो, मतलब वो फ्री स्पेस की बात नहीं कर रहा, तो उसके लिए क्या होगा, जो स्पीड होगी v, उसका फॉर्मूला होगा C/√k μr। यहाँ पर k क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है मीडियम का, और μr क्या है, रिलेटिव परमिबिलिटी है। तो सबसे पहले फर्स्ट द डायमेंशन ऑफ ½ E² की डायमेंशन आपको फाइंड आउट करनी है। तो आपने एक चीज़ पढ़ी होगी कि जो कैपेसिटर की प्लेट है उनके बीच में एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला आता था, U = ½ E²। तो वही दिया है ½ E²। अगर आपको E की डायमेंशन याद है, एप्सिलॉन नॉट की याद है, तो आप डायरेक्ट करिए, वरना ये दिया है एनर्जी डेंसिटी, और एनर्जी डेंसिटी होती है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, इसकी वैल्यू दी है ½ E²। अब आपको एनर्जी की लिखनी है, वॉल्यूम की आसान हो जाएगा। एनर्जी की डायमेंशन होती है mL2T-2 और वॉल्यूम की होती है L3। तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी mL-1T-2, mL-1T-2। तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा है आपके पास, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, mL-1T-2। क्वेश्चन नंबर बी ए हो गया। अब बी देखते हैं, बी पार्ट इसका। बी पार्ट में कहा है कि लेट एप्सिलॉन नॉट डिनोट द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इफ m मास है, l लेंथ है और t टाइम है और a इलेक्ट्रिक करंट है। तो आपको एप्सिलॉन नॉट को इनकी टर्म में लिखना है, मतलब आपको एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालनी है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला पता होगा फोर्स का, क्या होता था, 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आ गई Q1 Q2/4πfr²। अब आपको डायमेंशन निकालनी है यहाँ से, तो आपको निकालनी है एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन। तो Q की डायमेंशन होती है AT, तो 2 Q है, A2T2 अपॉन, उसके बाद 4π डायमेंशनलेस कांस्टेंट फोर्स की होती है mL-T-2 और r² यानी कि L2। तो इसका मीनिंग ये हुआ, आपकी डायमेंशन आ गई, m ऊपर गया m-1, उसके बाद L1 और 2 3, तो ऊपर जाएंगे m-1 L-3। तो यहीं से मिल रहा होगा m-1 L-3, m-1 L-3, ये दो तो कट गए, पहला और दूसरा। उसके बाद T2 और नीचे T-2, तो ऊपर जाएगा तो T4, तो ये भी आपका कट गया, तो ये वाला ऑप्शन आ गया T4 और ऊपर क्या है A2। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके और क्वेश्चन है, अभी सी पार्ट है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दी है, उसकी फ्रीक्वेंसी दी है आपको f = कितना 3 मेगाहर्ट्ज
passes from vacuum into a dielectric medium with permittivity एप्सिलॉन की वैल्यू दी है 4, then wavelength is half and frequency remains unchanged. Wavelength and frequency both remain unchanged. Wavelength is double and frequency remains unchanged. Wavelength double और frequency becomes half, ये आपको बताना है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जब एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अनचेंज रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? अनचेंज, मतलब फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो उसने कहा है फ्रीक्वेंसी बोथ रिमेन अनचेंज। उसने कहा है कि फ्रीक्वेंसी बिकम्स हाफ, तो ये तो खत्म हो गया। उसके बाद कहा है फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज, और इसमें भी फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। तो आपको ए, बी और सी इन तीनों में से ही देखना है कि आपके पास आंसर क्या आएगा। अब आपने एक और फॉर्मूला देखा होगा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखा होगा n, उसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का? n इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नोट। एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है? 4, एप्सिलॉन नोट को 1 मान लीजिए। ठीक है, तो कितना आ गया आपके पास? 2। कितना आ गया? 2। ठीक है, तो वेवलेंथ आपकी कितनी आ गई? 2। सॉरी, वेवलेंथ नहीं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया? 2। अब आपको मीडियम की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी है, कितनी आएगी? तो फॉर्मूला होगा लैम्डा बाई एन। मीडियम की वेवलेंथ का फॉर्मूला होगा लैम्डा बाई एन, और लैम्डा बाई एन कितना है? 2। एन कितना है यहाँ पर? 2। तो इसलिए आप देखेंगे कि जो वेवलेंथ है मीडियम में जाने पर वो कितनी रह जाएगी? हाफ रह जाएगी। तो वेवलेंथ कैसी हो जाएगी? हाफ, और फ्रीक्वेंसी कैसी रहेगी? रिमेन्स अनचेंज। ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका और पार्ट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रेवल्स विद। तो आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो स्पीड ऑफ लाइट से चलती है, मीन्स स्पीड ऑफ लाइट c इक्वल्स टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। किसमें? फ्री स्पेस में। ये भी याद रखना, फ्लूइड में नहीं, सॉलिड में नहीं, ऑल मीडियम में नहीं, किसमें? केवल फ्री स्पेस या वैक्यूम में। क्वेश्चन इसका डी पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती है? सबसे पहले गामा वेव्स, फिर एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव, ये होती हैं। तो गामा रेज होगी, बीटा रेज नहीं होती, एक्स रेज होती हैं। ठीक है, कॉस्मिक रेज, आपकी कॉस्मिक रेज भी नहीं होती। लेकिन क्या होता है कि कॉस्मिक रेज को हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं, बिल्कुल ऊपर जो कॉस्मिक रेज होती है वो भी आप मान सकते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर जो बीटा रेज हैं वो नहीं होती। तो इसका आंसर उसने यही पूछा है, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नहीं होगी। तो एक्सरे तो होगी, ये खत्म, कॉस्मिक रेज भी होगी, ये भी खत्म, गामा रेज भी होंगी। तो कौन सी नहीं होगी? बीटा रेज नहीं होगी।